नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं, जो कि आपके इस प्रकार के आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अभी तक मैंने अनेक विषयों क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप उनके वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ वह है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के चैप्टर मशीन टूल टेक्नोलॉजी, मतलब मशीन टूल ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इसके पहले मैंने इसके 2 पार्ट करा दिए हैं, ये इसका तीसरा पार्ट है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि स्ट्रीट टीथ स्लैब मिलिंग कटर ऑफ 100 mm डायमीटर, मतलब एक मिलिंग कटर है स्ट्रेट टीथ का जिसके 100 mm डायमीटर है एंड 10 टीथ, उसके 10 टीथ हैं, रोटेटिंग एट 200 RPM, 200 RPM पे रोटेट कर रहा है। इज यूज टू रिमूव अ लेयर ऑफ 3 mm थिकनेस फ्रॉम अ स्टील बार, 3 mm थिकनेस की के एक स्टील बार से इतना मेटल को रिमूव करना है। इफ़ द टेबल फीड इज़ 400 mm पर मिनट, टेबल की जो फीड है वो कितना है 400 mm पर मिनट है, तो द फीड पर टूथ इन दिस ऑपरेशन विल बी। तो इसने पूछा है कि फीड पर टूथ इस ऑपरेशन में कितना होगा। तो देखिए होता क्या है, मैं पहले इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ। तो इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू एफ टी इंटू जेड इंटू एन। इसमें F क्या है, इसमें जो F है ये टेबल फीड है, कहते हैं इसको क्या है, टेबल फीड, जिसकी वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे टेबल फीड ये है 400 mm पर मिनट दिया हुआ है। ठीक, एफ टी क्या है, एफ टी है फीड पर टूथ जो कि हमको निकालना है। जेड क्या है, नंबर ऑफ द टूथ है, मतलब कितने टीथ हैं उसमें मिलिंग कटर में, और एन क्या है, एन उसका आरपीएम है। तो सीधे सीधे इस फार्मूले में रख दीजिए। तो 400 पर mm के हिसाब से हम लोग रख देंगे। तो हम लोग का फार्मूला क्या है, एफ इक्वल टू एफ टी इंटू जेड इंटू एन। तो एफ की वैल्यू कितनी दी है 400 mm पर मिनट, तो 400 एफ टी हमको निकालना है, इंटू जेड नंबर ऑफ टीथ कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, इंटू एन कितना दिया है 200 दिया हुआ है। तो सॉल्व कर दीजिए तो एफ टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एफ टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, एफ टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 0.2 mm, कितना आ जाएगा 0.2 mm। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मेन ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको मेन ध्यान रखना है कि टेबल की स्पीड अगर mm पर मिनट में दिया है तो यहाँ आरपीएम भी हम लोग किस में रख लेंगे, आरपीएम जो है वो रिवॉल्यूशन पर मिनट में रहेगा। लेकिन अगर टेबल की फीड केस में दिए mm पर सेकंड में दी हुई है तो यहाँ आरपीएम की जगह हमको आरपीएस रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 0.2 mm। तो 0.2 mm के हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स, निम्नलिखित रीजन्स को हमको कंसिडर करना है। इन्हें पूछा है ए ग्राइंडिंग व्हील में बिकम लोडेड ड्यू टू द रीजन स्टेटेड दैट, निम्नलिखित में ऊपर जो कौन से कारण उसके किस किस कारण से जो ग्राइंडिंग व्हील है वो लोडेड हो जाएगा। ठीक, कारण दिए हुए 4 कारण दिए हैं। सबसे पहले लोडेड का मतलब क्या है, लोडेड का मतलब होता है कि जब ग्राइंडिंग व्हील जो है, और पहले तो ग्राइंडिंग व्हील खुद कंसिस्ट होता है किससे, कि उसका बाइंडिंग मटेरियल होता है जिस बॉन्ड होता है, और दूसरा उसमें क्या होता है अब्रेसिव होता है, दूसरा क्या होता है अब्रेसिव होता है। ये दोनों को एक दूसरे के साथ बॉन्ड करके हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का निर्माण करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है जब हम लोग मशीनिंग कर रहे होते हैं, जब हम लोग क्या कर रहे हैं मशीनिंग कर रहे होते हैं, तो मशीनिंग के कारण उसके जो जिस मेटल के हम लोग मशीनिंग कर रहे हैं उसके जो बहुत फाइन चिप्स क्रिएट होते हैं, उसके चिप्स क्या होते हैं काफ़ी छोटे छोटे फाइन चिप्स जो होते हैं वो ग्राइंडिंग व्हील के चारों ओर चिपकते चले जाते हैं। तो इसके कारण क्या है, इसका ग्राइंडिंग व्हील का फिर लोड बढ़ जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है कि ग्राइंडिंग व्हील क्या है, लोडेड है। ग्राइंडिंग व्हील क्या है, लोडेड है, लोडेड ग्राइंडिंग व्हील। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके कारणों में सबसे पहले दिया है ग्राइंडिंग व्हील इज सॉफ्ट। क्या क्या कारण दिया है, ग्राइंडिंग व्हील इज सॉफ्ट। देखिए अगर ग्राइंडिंग व्हील सॉफ्ट होता है
तब ग्राइंडिंग व्हील लोडेड नहीं होता। जब ग्राइंडिंग व्हील हार्ड होता है, अगर सॉफ्ट क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील हार्ड होता तो ग्राइंडिंग व्हील क्या हो जाता है, लोडेड हो जाता है। देखिए सबसे पहले क्या था, सॉफ्ट एंड हार्ड का मतलब समझ लीजिए ग्राइंडिंग व्हील का। ग्राइंडिंग व्हील अगर सॉफ्ट है तो इसका मतलब है कि इसके जो एब्रेसिव है, उसके क्या है, जो एब्रेसिव है वो जो बॉन्डेड है और जो बॉन्ड है दोनों क्या एक दूसरे बहुत मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। ठीक, तो अगर ग्राइंडिंग व्हील हार्ड है तो दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक मजबूती से पकड़े होते हैं, और अगर ग्राइंडिंग व्हील सॉफ्ट है तो दोनों एक दूसरे के बीच में जो बॉन्ड है उतना मजबूत नहीं है। तो ग्राइंडिंग व्हील अगर हार्ड होता है तब हम लोग अगर ग्राइंडिंग व्हील से ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं तो उसके कारण क्या है, मेटल को तो लगातार उसको उसके साथ वो ऑपरेट होता रहता है, लेकिन वो अब्रेसिव उसमें से अलग नहीं होता है। जैसे ग्राइंडिंग व्हील में वो चिपकता चला जाता है, क्या होता है, इसके जो चिप्स होते हैं इसमें से आसानी से चिपकते चले जाते हैं। ठीक, और साथ में क्या है, वो एब्रेसिव लगातार ब्लंट होता जाता है और लेकिन बॉन्ड उसको छोड़ता नहीं है। लेकिन ग्राइंडिंग व्हील क्या है, सॉफ्ट होगा, बहुत अधिक सॉफ्ट होता है, तो उसमें क्या है, एब्रेसिव उतने अधिक बॉन्ड से नहीं यहाँ पर जुड़े होंगे। तो जब ये मटेरियल को लगातार इसको ग्राइंडिंग कर रहा होगा तो ग्राइंडिंग व्हील बहुत तेजी से घिसने लगता है। तो सॉफ्ट ग्राइंडिंग मटेरियल में ग्राइंडिंग व्हील घिसने लगता है, जबकि हार्ड ग्राइंडिंग मटेरियल में क्या होता है, हार्ड ग्राइंडिंग मटेरियल में क्या होता है कि इसमें मटेरियल अधिक घिसता है, लेकिन हाँ वो उसको एब्रेसिव उसको बाहर छोड़ता नहीं है, जिसके कारण क्या है, उसके जो फाइन चिप्स होते हैं मेटल के वो लगातार ग्राइंडिंग व्हील के साथ एम्बेडेड होते चले जाते हैं और ग्राइंडिंग व्हील लोड होता जाता है। तो पहला कारण तो इसका ग्राइंडिंग व्हील के लोड होने का नहीं है। ग्राइंडिंग व्हील अगर सॉफ्ट है तो लोड होने के चांसेस उसके कम होते हैं। आरपीएम ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज़ वेरी लो। हाँ, ये कथन सही है। ठीक, अगर आरपीएम ग्राइंडिंग व्हील का आरपीएम कम होता है तो मेटल को उतनी तेज़ी से नहीं काटता है, जिसके कारण उसके जो चिप्स होते हैं वो बहुत आसानी से ग्राइंडिंग व्हील के साथ चिपकते चले जाते हैं और ग्राइंडिंग व्हील लोडेड होता चला जाता है। तो जो दूसरा कारण दिया हुआ है कि ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड काफ़ी कम है, तो उस कंडीशन में जो हमको मिलता है ग्राइंडिंग व्हील लोडेड हो जाने के चांसेस होते हैं। तो दूसरा आंसर सही है। तीसरा है कट इज़ वेरी फाइन। यदि कट जो है, जो ग्राइंडिंग व्हील की कट कर रहे हैं, ठीक, वो काफ़ी फाइन है, मतलब काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो उस स्थिति में ग्राइंडिंग व्हील के लोड होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि उस कंडीशन में आसानी से ग्राइंडिंग व्हील क्या है, उसको आसानी से क्या कर देता है, काटता हुआ चला जाता है और मेटल कटिंग आसानी से होती जाती है, तो चिप्स आसानी से अलग अलग होते चले जाते हैं। तो चौथा दिया है, तो ये इसका कारण नहीं है। तो कटिंग अगर वेरी फाइन है तो भी ग्राइंडिंग व्हील लोडेड नहीं होता है। ठीक, चौथा आंसर दिया हुआ, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ग्राइंडिंग इम्प्रॉपर कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील में इम्प्रॉपर कटिंग फ्लूइड यूज होता तब भी ग्राइंडिंग व्हील के लोडेड होने के चांसेस होते हैं। तो दूसरी हो जाएगा चौथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन द बेस्ट एक्यूरेसी ऑफ द होल मेड। इन्होंने कहा कि किस प्रोसेस से हम लोग जो होल बनाते हैं वो उसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी होगी। तो देखिए 4 ऑपरेशन दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग एंड ब्रोचिंग। तो पहले चारों को मैं बता देता हूँ, चारों होता क्या है। देखिए ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या है, ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है जब हम लोग नया होल बनाते हैं, नया होल क्रिएट करते हैं, तब क्या होता है, वो ड्रिलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्रिलिंग कहलाता है। जैसे हमारे पास ये मेटल है, इसमें हमको नया होल क्रिएट करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ड्रिलिंग कहा जाता है। तो ड्रिलिंग एक नया होल बनाने की प्रक्रिया है। और बोरिंग क्या है, बोरिंग है ऑलरेडी कोई होल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके साइज को बढ़ाने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है बोरिंग। ठीक, तो बोरिंग क्या कहलाती है, जैसे हमारे पास एक ऑलरेडी एक होल है और इस होल का हम साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको किस प्रक्रिया से बढ़ाएंगे, उसको हम लोग बोरिंग से बढ़ाएंगे। उसको हम लोग किससे बढ़ाएंगे, बोरिंग से बढ़ाएंगे। और दिए गए होल को फिनिश करते हैं, अगर हम लोग उसकी फिनिशिंग करते हैं तो किससे करते हैं, रीमिंग ऑपरेशन से करते हैं। जो रीमिंग ऑपरेशन होता है उससे जो सरफेस फिनिश प्राप्त होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसका जो सरफेस फिनिश वेरी बहुत अच्छा इम्प्रूव्ड सरफेस फिनिश होता है। ठीक, और साथ ही क्या करते हैं कि इसके कारण जो हम लोग उसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए रीमिंग है, रीमिंग ऑपरेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि किसी होल को फिनिश करते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। मतलब निम्नलिखित में से किस प्रोसेस के द्वारा हमको जो होल प्राप्त होगा वो सबसे उसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी होगी। तो हमको रीमिंग ऑपरेशन के द्वारा जो होल प्राप्त होगा उसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी होगी। ब्रोचिंग क्या होता है, ब्रोचिंग किसी सरफेस को फिनिश करने के लिए काम आता है। इसमें ब्रोचर होता है, इस प्रकार से होता है।
ब्रोचर, ये लगातार इसमें से मेटल को रिमूव करता है, तो बहुत पतली लेयर में रिमूव करता है, तो इसके द्वारा हमको जो मेटल प्राप्त होता है वो काफ़ी हाई एक्यूरेसी का प्राप्त होता है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रेटर वियर स्टार्ट्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टूल चिप बिकॉज। इन्होंने कहा है कि जो क्रेटर वियर है वो टूल चिप से थोड़ी दूर से शुरू होता है। क्यों? देखिए पहले सबसे पहले बता दें क्रेटर वियर होता है क्या है। जो हम लोग का टूल होता है उसका ये सरफेस होता है जिसे हम लोग फेस कहते हैं। इस फेस पे क्या है, इस प्रकार से बियर होते होते एक ऐसा गड्ढा सा बन जाता है। तो हम उसके फेस को देखें तो उसके फेस पे इस प्रकार से गड्ढा बन जाता है। तो इस गड्ढे को क्या कहा जाता है? उस गड्ढे को ही कहा जाता है क्रेटर वियर। क्रेटर मतलब उसमें गड्ढा बन जाता है। जो चांद पे गड्ढे होते हैं उनको क्रेटर कहा जाता है। उसी प्रकार टूल के फेस पे जो गड्ढे बन जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको क्रेटर वियर कहा जाता है। तो उन्होंने कहा क्रेटर वियर कब होता है? तो क्रेटर वियर कब होता है? तो क्रेटर वियर होता है जो टूल के टिप है उससे थोड़ी सी दूर पर होता है। और क्यों होता है उसका इन्होंने कारण पूछा है। तो पहला आंसर दिया कटिंग फ्लूइड कैन नॉट पेनिट्रेट दैट रीजन। तो ये कटिंग फ्लूइड का हम लोग का इस प्रकार से होता है, हमेशा उसका फ्लो इस प्रकार से किया जाता है कि वो पूरे के पूरे टूल को कूल करता रहता है बहुत आसानी से। तो जैसे हम लोग का टूल है तो कटिंग फ्लूइड, जैसे हम लोग ये कटिंग है, हमारा कटिंग मेटल है, इसको हम लोग कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग फ्लूइड हम लोग इस प्रकार से लाते हैं तो आसानी से पूरे इस एरिया को कूल कर सकता है और उसकी कूलिंग वहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक, ये इसका कारण नहीं हो सकता कि क्रेटर वियर का कारण ये नहीं हो सकता। क्रेटर वियर देखिए मेन कारण क्या होता है? क्रेटर वियर का सबसे सीधा कारण होता है कि टूल और जो चिप है मेटल के दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर काफ़ी अधिक हो जाता है, जिसके कारण किसी क्षेत्र विशेष का जो मेटल है उस जगह पे वो उसमें से अलग होने लगता है, या उसका टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण उस जगह से एवोपरेट होकर के उस जगह से लगातार मेटल निकलता रहता है, वहाँ गड्ढा बढ़ जाता है। दूसरा कहा है इन्होंने, और दूसरा ऑप्शन दिया है कि स्ट्रेस ऑन रेक फेस इज मैक्सिमम एट दैट रीजन। रेक फेस पे उस जगह पे स्ट्रेस सबसे अधिक होती है, तो ये भी इसका कारण नहीं है। स्ट्रेस अधिक होना नहीं, टेम्परेचर अधिक होगा तब वियर होने का चांसेस होता है। तीसरा दिया है टूल स्ट्रेंथ मिनिमम एट दैट रीजन, वहाँ पे टूल की स्ट्रेंथ कम होती है, क्योंकि टूल जो होता है वो थ्रू आउट उसकी स्ट्रेंथ सेम होती है, तो किसी जगह कम या ज़्यादा होने के चांसेस नहीं होते हैं। चौथा दिया है टूल टेम्परेचर इज मैक्सिमम एट दैट रीजन, तो ये इसका आंसर क्या है? डी। इसका आंसर है डी। डी क्या होता क्यों है? तो टूल को क्रेटर वियर होता है क्योंकि उस जगह पे टेम्परेचर क्या है सबसे अधिक हो जाता है। ठीक, तो जो डिफ्यूजन का फिनोमिना है उस जो टू इंटरफेस पे सबसे अधिक होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसी जगह पे हम पाते हैं कि वहाँ पे क्या है, जो क्रेटर वियर है या फिर उसी का जो टूल का जो वियर है उसी जगह पे सर्वाधिक हो रहा होता है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कंसिडर द फॉलोइंग टूल मटेरियल। इन टूल मटेरियल को कंसिडर करना है और उन्होंने पूछा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस मटेरियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब सबसे पहले जैसे कटिंग स्पीड सबसे अधिक होगी उसको, फिर उसके बाद उससे कम वाले को, उसके बाद उससे कम वाले को, सबसे कम वाले को। तो देखिए होता क्या है, देखिए इसका जो क्रम होता है, देखिए सबसे पहले हाई स्पीड स्टील दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए क्या है, देखिए इससे जो पहले समझिए कि जो सबसे अधिक कटिंग स्पीड होती है वो डायमंड की होती है, लेकिन इसमें क्या है कि हमको इसमें कटिंग स्पीड तो हम लोग सबसे अधिक रख सकते हैं, लेकिन इसमें हमको फीड और डेप्थ ऑफ कट कम रखना होता है। तो जो कटिंग स्पीड होती है सबसे अधिक किसकी होती है? डायमंड की होती है। ठीक, लेकिन उसमें हम लोग क्या है, फीड और डेप्थ ऑफ कट हमको कम रखनी पड़ती है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले डायमंड की हो जाएगी इन चारों में से, तो सबसे पहले नंबर में पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 कहाँ दिया? 4 ए में दिया हुआ है और बी में दिया हुआ, तो आपका आंसर के इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। दूसरा देखिए उससे कम जो कटिंग स्पीड होती है वो लगभग सिरेमिक की होती है। किसकी होती है? सिरेमिक की टूल, जो सिरेमिक से टूल बने होते हैं उसकी होती है। तो सिरेमिक कटिंग टूल की स्पीड जो इसकी हम लोग रखते हैं ये लगभग हम लोग 400 मीटर पर मिनट के आसपास रखते हैं। ठीक, तो ये इसकी जो सिरेमिक से हम लोग कटिंग स्पीड रख रहे होते हैं वो में लगभग 400 मीटर पर मिनट के लगभग कटिंग स्पीड हम लोग रख सकते हैं सिरेमिक से बने हुए मटेरियल का। डायमंड के लिए जो हम लोग रख सकते हैं
वो लगभग 2000 मीटर पर मिनट रख सकते हैं, ये भी याद कर लीजिए। ठीक ठीक। तो दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, सिरेमिक हो जाएगा दूसरे नंबर पर, मतलब दूसरे नंबर सी मतलब 3 दूसरे नंबर पर इन दोनों कहाँ है, दोनों में ही है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर चूज करना है। तीसरे नंबर पे जो स्पीड होती है वो होती है सीमेंटेड कार्बाइड की। क्या होती है, सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स की होती है। इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी स्पीड जो हम लोग लगभग मान सकते हैं वो लगभग मान सकते हैं कि 100 से लगभग 150 मीटर पर मिनट, ये स्पीड हम लोग रखते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स के लिए जो हम लोग स्पीड रखते हैं वो लोग 100 to 150 मीटर पर मिनट के आसपास रखते हैं। तो इसका तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, सीमेंटेड कार्बाइड आ जाएगा। तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी। और सबसे आखिरी में हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील की जो स्पीड रख सकते हैं हम लोग वो लिख सकते हैं 30 मीटर पर मिनट के आसपास रख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कब की कटिंग स्पीड टूल के मटेरियल के हिसाब से कटिंग स्पीड हम लोग रख सकते हैं। कौन से, हाई स्पीड स्टील के 30 मीटर पर मिनट रख सकते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स के लिए 100 to 150 मीटर पर मिनट रख सकते हैं। सिरेमिक्स के लिए मैक्सिमम जो रख सकते हैं 400 मीटर पर मिनट रख सकते हैं। और डायमंड के लिए जो मैक्सिमम रखा जा सकता है वो 2000 मीटर पर मिनट के आसपास रखा जा सकता है। तो इस प्रकार ये अलग अलग कटिंग टूल मटेरियल के लिए हम लोग जितना स्पीड रख सकते हैं वो इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसका क्रम आप समझ गए हैं, 4 3 2 देन 1। सबसे पहले डायमंड, फिर सिरेमिक, फिर सीमेंटेड कार्बाइड, देन हाई स्पीड स्टील। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, द सीक्वेंस ऑफ द मार्किंग्स S14 K14 यस ऑन ए ग्राइंडिंग व्हील रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। इन्होंने कहा है कि एक ग्राइंडिंग व्हील पे जो सीक्वेंस लिखा होता है इस प्रकार से, जो सीक्वेंस लिखा जाता है उसका डेजिग्नेशन लिखा होता है, ये किस चीज़ को दर्शाता है। जो सीक्वेंस लिखा है, जो डेजिग्नेशन लिखा है, किस चीज़ को दर्शाता है। तो देखिए मैंने आपको ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन जो इसके पहले की वीडियो है उसमें बता रखा है। तो उसमें मैंने आपको पहले बता रखा था कि यस जो सबसे पहला वर्ड होगा, देखिए अगर शुरू में कोई अंक लिखा तो उसको निगलेक्ट कर देंगे, आखिरी में कोई अंक लिखा तो उसको निगलेक्ट कर देंगे। अल्फ़ाबेट जहाँ शुरू होता है उस अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे, और जहाँ पे अल्फ़ाबेट खत्म हो रहा है वहाँ अल्फ़ाबेट से शुरू खत्म कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था जो सबसे पहला मटेरियल जो अल्फ़ाबेट होता है वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है अब्रेसिव को। कौन से क्या बताता है, वो बताता है अब्रेसिव को, कि हमने उसमें कौन सा अब्रेसिव यूज़ कर रहे हैं। ठीक। उसके बाद जो दूसरा अंक होता है वो अंक किस चीज़ को बताता है, वो अंक बता रहा होता है ग्रेन साइज को। क्या बता रहा होता है, ग्रेन साइज को। मतलब हमने जो उसमें अब्रेसिव यूज़ किया है वो क्या बताता है, दूसरा उसके ग्रेन साइज को बता रहा होता है। जो तीसरा अंक होता है वो क्या बताता है, ठीक, मतलब सबसे पहला अब्रेसिव बताता है, दूसरा ग्रेन साइज बताता है, तीसरा उसका ग्रेड बताता है। क्या बताता है, इसका ग्रेड बताता है, ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड क्या है। ठीक। और जो चौथा बताता है वो आपको क्या बताता है, वो स्ट्रक्चर बताता है। क्या बताता है, स्ट्रक्चर। मतलब ये बॉन्ड क्या है, आपका जो बॉन्ड है वो ओपन स्ट्रक्चर है या क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। और जो सबसे आखिरी में बताता है वो आपको बताता है कि उसमें किस प्रकार के बॉन्ड टाइप का हमने यूज़ किया है। मतलब हमने कौन सा बॉन्ड यूज़ किया, सिलिकॉन बॉन्ड, रबर बॉन्ड, या फिर किस सिरेमिक बॉन्ड, मतलब किस बॉन्ड के द्वारा हमने अब्रेसिव मटेरियल को उसके साथ अटैच कर रखा है। तो इसका क्रम क्या हो गया, क्रम आप समझ गए। तो इसके हिसाब से जो सबसे पहले क्रम क्या हो गया, अब्रेसिव टाइप, दूसरा ग्रेन साइज, तीसरा ग्रेड बताता है, चौथा उसका स्ट्रक्चर बताता है, पांचवा उसका बॉन्ड बताता है। तो इस हिसाब से सबसे पहले अब्रेसिव टाइप, तो अब्रेसिव टाइप किस में लिखा है, अब्रेसिव टाइप आपके में लिखा है इसमें, और इसमें किसमें लिखा है, बी में और डी में। दूसरा क्या, ग्रेन साइज बताता, तो ग्रेन साइज इसमें लिखा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा ग्रेड, चौथा स्ट्रक्चर, और पांचवा बॉन्ड टाइप। तो ये इसका क्या है, ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन जो 5 वर्ड होते हैं वो क्रमशः अब्रेसिव टाइप, देन ग्रेन साइज, देन ग्रेड, देन स्ट्रक्चर, देन बॉन्ड टाइप, इसको बताते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ गियर मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट इन बेस्ट एक्यूरेसी ऑफ द इन्वॉल्यूट गियर टूथ प्रोफाइल। मैंने आपको बताया था कि जब गियर की जो सबसे अच्छी एक्यूरेसी कब प्राप्त होती है, गियर की सबसे अच्छी एक्यूरेसी प्राप्त होती है जब गियर जनरेशन किया जाता है, गियर का जनरेशन किया जाता है, तब गियर की सबसे अच्छी प्रोफाइल प्राप्त होती है। उस मैंने आपको गियर जनरेशन के ढेर सारे मेथड बताए थे। ठीक। तो उसमें जो गियर जनरेशन में 3 मुख्य मेथड जो आपको बताए थे, सबसे पहला क्या होता था, रैक की सहायता से,
हम लोग अगर रैक की सहायता, रैक को एज अ टूल यूज़ करते हो, हम लोग जब गियर का जनरेशन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे गियर प्लेनिंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे गियर प्लेनिंग कहा जाता है। और इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सटर्नल गियर बनाते हैं, ठीक। और अगर हम लोग टूल के रूप में पिनियन को यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, पिनियन यूज करते हैं एज अ टूल, तो उसके द्वारा जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है गियर शेपिंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, गियर शेपिंग कहा जाता है। इसके द्वारा हम लोग इंटरनल टूथ भी बना सकते हैं, साथ में एक्सटर्नल टूथ भी बना सकते हैं। तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था कि तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो बताया था थ्रेडेड एंड कट टूल जो होता है, एक प्रकार थ्रेडेड एंड कट टूल होता है, जिसको हॉब कहा जाता है। इसके द्वारा जब हम लोग गियर को बनाते हैं तो उसे गियर की हॉबिंग कहा जाता है। और इसके द्वारा भी हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल टूथ को बना सकते हैं। तो लेकिन ये जो तीनों मेथड हैं, इसके द्वारा जो गियर प्राप्त होते हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, साथ में उसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे इन तीनों में जो भी आंसर दिया वही आंसर होगा। तो मिलिंग के द्वारा, हॉबिंग, गियर, रोटरी गियर शेपर एंड रैक टाइप गियर शेपर, ठीक। तो देखिए इसमें बनाना क्या है, हमको बनाना है इसमें इन्वॉल्यूट गियर टूथ प्रोफाइल बनाना है। कौन सी ग्रुप गियर टूथ बनाना, इन्वॉल्यूट गियर टूथ प्रोफाइल बनाना है। तो जो इन्वॉल्यूट गियर टूथ प्रोफाइल बनता है वो सबसे बेस्ट बनता है हॉबिंग मेथड के द्वारा। किस मेथड के द्वारा बनाया जाता है, हॉबिंग मेथड के द्वारा बनाया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो किस मेथड के द्वारा इन्वॉल्यूट गियर तो जो प्राप्त होते हैं वो सबसे बेस्ट एक्यूरेसी के होते हैं जब हम लोग उसे हॉबिंग मेथड के द्वारा बनाते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा इज द रेक एंगल ऑफ द कटिंग टूल, यदि कटिंग टूल का रेक एंगल जो है वो अल्फा है, ठीक, और फाई इज द शीयर एंगल, ये फाई शीयर एंगल है, और वी क्या है, कटिंग वेलोसिटी है। देन द वेलोसिटी ऑफ द चिप स्लाइडिंग अलोंग द शीयर प्लेन, तब इन्होंने पूछा है कि चिप की वेलोसिटी क्या होगी। तो चिप की वेलोसिटी क्या होगी ये इन्होंने पूछा है। तो देखिए एक सीधा फार्मूला होता है जो कि कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी, चिप की वेलोसिटी और क्या है, सीधे कटिंग वेलोसिटी, चिप की वेलोसिटी और एक तीसरी चीज़ क्या है, शीयर वेलोसिटी, तीनों को बताती हैं। तो उस आधार पे हम लोग एक सीधा फार्मूला आपको याद कर लेना है। वो फार्मूला जो है वो ये है कि वी सी अपॉन साइन फाई इक्वल टू वी एस अपॉन साइन 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस अल्फ़ा माइनस फाई, ठीक। तो इसमें देखिए ये फार्मूला होता है वी सी अपॉन साइन फाई इक्वल टू वी एस अपॉन साइन 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू वी अपॉन साइन 90 प्लस अल्फ़ा माइनस फाई। तो इसमें वी सी क्या है, वी सी आपकी चिप वेलोसिटी है। वी सी क्या है, आपकी चिप वेलोसिटी है, मतलब चिप की जो वेलोसिटी है, जिस स्पीड से चिप उसमें से कटिंग मटेरियल से निकल रही होगी, मतलब कटिंग के समय निकल रही होगी, वो चिप वेलोसिटी है, ठीक। उसके अलावा आपकी वी एस क्या है, वी एस जो आपका है, जो वी एस है ये शीयर वेलोसिटी है। वी एस क्या है, वी एस शीयर वेलोसिटी है, मतलब जैसे जो जिस स्पीड से हम लोग उसकी शेयरिंग कर रहे होते हैं वो। और वी क्या है, वी जो है वो कटिंग स्पीड है, मतलब जो टूल की कटिंग स्पीड जो हमको दे रहे हैं वो। तो वी सी क्या है, चिप वेलोसिटी, वी एस शीयर वेलोसिटी एंड वी क्या है, कटिंग स्पीड है, ठीक। फाई क्या है, फाई कहलाता है हम लोग का, फाई कहलाता है क्या कि शीयर एंगल कहलाता है। फाई क्या कहलाता है, शीयर एंगल कहलाता है। अल्फा क्या कहलाता है, रेक एंगल कहलाता है। तो इसमें लगभग सारे टर्म मैंने बता दिए। तो इसमें सीधे उन्होंने पूछा है कि क्या है, चेक कि द वेलोसिटी ऑफ द चिप स्लाइडिंग अलोंग द शीयर प्लेन, मतलब चिप की वेलोसिटी वी सी उन्होंने पूछा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वी सी अपॉन साइन फाई इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू ये होता है वी अपॉन क्या हो जाता है, साइन 90 प्लस अल्फ़ा माइनस फाई, ठीक। तो ये हो जाता है।
तो अब देखिए अगर हम लोग इस साइन फाई को इधर से हटा करके, चिप वेलोसिटी पूछा है वीसी, यहाँ से हटा करके यहाँ लिख देते हैं v इंटू साइन फाई, यहाँ आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे 90 माइनस अल्फ़ा 90 प्लस अल्फ़ा माइनस फाई है, तो इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो अगर कॉस में बदलना चाहेंगे इसको तो 90 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा माइनस फाई माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं इसको, अंदर वाले को, दोनों में से हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया। ठीक, तो माइनस और ये हो जाएगा, इस तो ये हो जाएगा इंटू साइन। तो जब ये 90 हटा देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हट करके कॉस आ जाएगा। तो सीधे सीधे हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं जो हम लोग का आंसर आ जाएगा सीधा सीधा वो हो जाएगा कि जो चिप की वेलोसिटी है वो इक्वल टू हो जाएगा v साइन इंटू फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर कहाँ पर दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है बी में। ठीक, तो बी देखिए इसमें क्या है, सीधे सीधे आपको साइन कॉस फाई और उसके प्लस माइनस में ही उलझा रखा है, लेकिन फार्मूला वही आपका सीधा सीधा है कि वी सी अपॉन साइन फाई इक्वल टू वी अपॉन साइन 90 प्लस अल्फ़ा माइनस फाई। ये फार्मूले से आप हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिल गया है वो हो गया आंसर बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्राई एंड कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड एज कटिंग फ्लूइड फॉर मशीनिंग। निम्नलिखित में से मतलब पूछा है 4 मटेरियल दिए हैं, इसमें से किस मटेरियल की मशीनिंग के लिए हम क्या करते हैं ड्राई एंड कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं एज अ कटिंग फ्लूइड। तो देखिए मोस्टली जो स्टील, एल्यूमिनियम और ब्रास होते हैं इन सब के लिए जो हम लोग कटिंग फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है वो लिक्विड रूप में पड़ती है। ठीक, तो इन सभी क्या है, इन सभी को हम लोग को लिक्विड रूप में पड़ती है। तो इसके अलावा एक और समस्या है कि जब भी हम इसको कंप्रेस्ड एयर के रूप में बनाएंगे तो इन सब की चिप्स क्या है, इन सब की चिप्स जो होती है स्टील, एल्यूमिनियम और ब्रास की कैसे होते हैं, डक्टाइल मटेरियल होते हैं। तो इनकी जो चिप्स होती हैं ऐसी कंटिन्यूअस चिप्स टाइप की होती है, तो वो सिर्फ कंप्रेस्ड एयर को लगाने से उस जगह से हटेंगे नहीं, क्योंकि लगातार वो मटेरियल से कनेक्ट रहती तो वहाँ से उड़ेंगे नहीं। जबकि जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन जो चिप्स होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती हैं। कैसी हैं, होती है डिसकंटिन्यूअस टाइप की होती हैं, मतलब वो सिर्फ लगातार कंटिन्यूअसली टूटती रहती हैं। तो उनको वहाँ से हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ड्राई कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत होती है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा कि इसके मतलब ड्राई एंड कंप्रेस्ड एयर यूज एज कटिंग फ्लूइड फॉर मशीनिंग, तो किसकी मशीन में ड्राई एंड कंप्रेस्ड एयर का यूज़ किया जाता है, तो कास्ट आयरन के लिए। तो कास्ट आयरन के लिए जो हम लोग कटिंग फ्लूइड यूज़ करेंगे वो ड्राई एंड कंप्रेस्ड एयर होगा, किसके लिए, कास्ट आयरन के लिए। मतलब कास्ट आयरन के लिए हमको किसी प्रकार के लिक्विड कटिंग फ्लूइड की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि क्या होता है बाकी स्टील, एल्यूमिनियम और ब्रास इन सभी के लिए हमको कटिंग फ्लूइड की ज़रूरत होती है। अलग अलग मटेरियल के अलग अलग कटिंग फ्लूइड होता है, उसके बारे में अभी जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर कटिंग ऑफ ब्रास विथ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑन अ लेथ टूल शुड हैव। ठीक, इन्होंने कहा है कि जब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की सहायता से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की सहायता से लेथ पर कटिंग कर रहे होते हैं तो ब्रास के लिए किस प्रकार की कटिंग टूल की आवश्यकता होती है, ब्रास के लिए हम किस प्रकार के कटिंग टूल की आवश्यकता होती है। तो देखिए ये बात ध्यान रखिए, जो ब्रास के लिए कटिंग टूल होता है उसका रेक हमेशा 0 रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 0 रखा जाता है। तो जो ब्रास के लिए कटिंग टूल का एंगल जो होता है वो कितना होता है, 0 रेक एंगल का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो मतलब जो ऐसी प्रकार के मटेरियल ठीक जिनकी स्ट्रेंथ क्या है थोड़ी ज़्यादा होती है, अगर हम लोग निगेटिव रेक रखेंगे तो देखिए उसको आसानी से हम लोग काट तो सकते हैं, लेकिन टूल क्या है उसके आगे कमज़ोर हो जाएगा। तो जो कॉपर एलॉयस हैं, ब्रास हैं, ये सभी जो होते हैं इन सब के लिए जो एंगल यूज़ होता है कटिंग टूल का, तो उसका जो रेक एंगल होता है वो कैसा होता है, उसको हमेशा 0 रेक एंगल रख करके हम लोग यूज़ करते हैं। तो इन्होंने पूछा क्या है कि फॉर कटिंग ऑफ ब्रास विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज यूज, तो 0 रेक एंगल कटिंग टूल का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट रिलेटेड टर्म ऑफ द ग्राइंडिंग। निम्नलिखित में से किस चीज़ का चीज़ ग्राइंडिंग से संबंधित नहीं है। ठीक, तो देखिए सभी के बारे में बताते चला जाता हूँ। सबसे पहला टर्म दिया है ट्रूइंग।
तो देखिए इन सभी में ट्रूइंग का प्रयोग ग्राइंडिंग से संबंधित है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ग्राइंडिंग व्हील है और ये ग्राइंडिंग व्हील किसी न किसी शाफ्ट पे किसी आर्बर पे फिटेड होती है, लेकिन क्या होता है इसको परफेक्टली अपने उससे सेंट्रलाइज होते हुए एकदम परफेक्टली सेंटर होते एक परफेक्ट सर्कल बनाना चाहिए, लेकिन हो सकता है ग्राइंडिंग व्हील एकदम परफेक्ट सर्कल ना बनाते हुए किसी न किसी जगह से ऑफसेट हो जाए। तो उस कंडीशन में अपने वो सेंटर से उसको एक परफेक्ट सर्किल बनाए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रूइंग कहते हैं। मतलब ट्रूइंग प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, ग्राइंडिंग व्हील को ट्रू किया जाता है। ट्रू किया मतलब उसको ट्रू सर्किल के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस टर्म का संबंध ग्राइंडिंग व्हील से है। दूसरा ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या होता है, ड्रेसिंग क्या होता है, जैसे मैंने बताया जैसे ग्राइंडिंग व्हील है, तो ग्राइंडिंग व्हील में ये जब जैसे में ये इस प्रकार से उसके छोटे छोटे दांत बीच बीच में निकले रहते हैं, तो कभी कभी मैंने बताया कि मटेरियल का सॉफ्ट मटेरियल क्या करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल की जब ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं तो ग्राइंडिंग व्हील के छोटे छोटे चिप्स क्या है इसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और इसको क्लॉग कर देते हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, उस ग्राइंडिंग व्हील के उस दांतों को साफ करके उसके फिर से उसके टूल्स जो उसके एब्रेसिव की जो कटिंग है जैसे उसको बाहर लाया जाता है। इस प्रोसेस को ड्रेसिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस क्या कहा जाता है, ड्रेसिंग कहा जाता है। ये भी ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है। तीसरा होता है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास एक कटिंग ग्राइंडिंग व्हील का है तो उसका जो एब्रेसिव बाहर निकला हुआ है, कभी कभी क्या है कि ये बहुत अधिक हार्डनेस से, बहुत अधिक मजबूती के साथ ग्राइंडिंग व्हील से जुड़ा होता है। तो ये लगातार क्या करते हैं, जैसे ग्राइंडिंग व्हील के एजेस हैं तो ये वर्क करते करते घिस जाती हैं, लेकिन ग्राइंडिंग व्हील इसको छोड़ता नहीं है, तो ये क्या हो जाती है, ब्लंट हो जाती हैं। तो ये घिसती क्या है, सिर्फ टूल के मटेरियल के ऊपर घिसती हैं और किसी प्रकार कटिंग नहीं करती। तो ये जो कंडीशन आ जाती है इसको कहता है ग्लेजिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ग्लेजिंग कहा जाता है। मतलब कटिंग जो ग्राइंडिंग व्हील है वो ग्लेज हो चुका है। ठीक, और तो ये भी ग्राइंडिंग व्हील संबंधित है, ये भी ग्राइंडिंग व्हील संबंधित, ये भी ग्राइंडिंग व्हील संबंधित है। तो ग्राइंडिंग व्हील से कौन सा टर्म संबंधित नहीं है, तो ग्राइंडिंग व्हील से बफिंग टर्म संबंधित नहीं है। बफिंग क्या है, बफिंग ये एक सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन है। कैसा है, ये सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन है। इसमें क्या किया जाता है कि स्टील बॉल या स्टील रोल की सहायता से मेटल को पे थोड़ा सा दबाव डाला जाता है, तो उससे मेटल की जगह थोड़ा कहीं उतार है कहीं चढ़ाव है तो उस जगह पे वो मटेरियल को बराबर करता हुआ चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ये बफिंग कहलाता है। बफिंग में किसी प्रकार के मटेरियल का रिमूवल नहीं होता है, सिर्फ मटेरियल का फ्लो एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ठीक, तो बफिंग ये प्रोसेस क्या है, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन है। इसका ग्राइंडिंग व्हील संबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इन्होंने पूछा था कि इनमें में कौन सा टर्म है जो ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित नहीं है, तो इसमें से कौन सा टर्म ग्राइंडिंग व्हील संबंधित नहीं है, बफिंग ग्राइंडिंग व्हील संबंधित नहीं है, एक प्रकार का सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने कहा स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी मोर इन ग्राइंडिंग प्रोसेस कंपेयर टू टर्निंग प्रोसेस। इन्होंने कहा कि टर्निंग प्रोसेस में जो है वो टर्निंग प्रोसेस का जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो ग्राइंडिंग की अपेक्षा कम है। ऐसा क्यों है? ठीक, तो देखो सीधे सीधे समझिए कि जब हम लोग टर्निंग कर रहे होते हैं तो टर्निंग के समय सिर्फ एक कटिंग टूल होता है। क्या होता है? एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, एक ही पिन पॉइंट होता है और उसी से हम लोग क्या करते हैं, लगातार लगातार टर्निंग करते रहते हैं। तो टर्निंग ऑपरेशन उसके द्वारा हम लोग मेटल को रिमूव करते रहते हैं। जबकि ग्राइंडिंग में क्या होता है, ग्राइंडिंग इस प्रकार का टूल है, उसमें ढेर सारे इस प्रकार से एब्रेसिव है तो उसमें ढेर सारे कटिंग एजेस होते हैं। तो अलग अलग कटिंग एजेस का हम लगातार प्रयोग कर रहे होते हैं, तो हर कटिंग एज जो है अपने अनुसार बिहेव करता है, तो उसकी एनर्जी भी अलग अलग तरीके की होती है। इसीलिए इसमें क्या है, ग्राइंडिंग में जो मेटल रिमूवल रेट होता है काफ़ी कम होता है, लेकिन एनर्जी बहुत अधिक होती है। तो जो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड पावर कंजप्शन जो रिक्वायर्ड होता है पर यूनिट वॉल्यूम मेटल रिमूवल के लिए जो चाहिए पड़ता है। तो इसके देखिए कई आंसर दिए हैं इन्होंने कि ग्राइंडिंग व्हील स्पीड इज़ हायर, ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत तेज़ होती है इसलिए, तो नहीं, इसकी ग्राइंडिंग स्पीड इसलिए अधिक नहीं होती है। दूसरा दिया है द व्हील हैज़ मल्टीपल कटिंग एज, व्हील की मल्टीपल कटिंग एज होती है, तो ये इसका आंसर सही है क्योंकि व्हील पे ढेर सारे मल्टीपल कटिंग एजेस होती हैं, इसीलिए व्हील की क्या है, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी भी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसको बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसके द्वारा जो मेटल रिमूवल है वो काफ़ी कम होता है। तीसरा दिया प्लॉइंग फोर्स इज सिग्निफिकेंट ड्यू टू द स्मॉल चिप
साइज इन्होंने कहा प्लॉइंग फोर्स मतलब जो काम कर, जैसे ये है मेटल के ऊपर जो हम लोग प्लॉ करते हैं, मतलब इसमें से मेटल को रिमूव करने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो नहीं, तो ग्राइंडिंग व्हील के समय जो फोर्स लग रहा होता है वो काफ़ी कम होता है, उतना अधिक नहीं होता है। तो सी इसका आंसर नहीं है। चौथा दिया है ग्राइंडिंग व्हील अंडरगोज कंटिन्यूअस वियर, ग्राइंडिंग व्हील का लगातार वियर होता रहता है। ये कथन सही तो है, लेकिन उसके कारण स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी के फॉर्म में दिया हुआ है, सही जोड़ियां हमको बनानी है। ठीक, तो 4 ऑपरेशन दिया है। इन्होंने दिया है लिस्ट 1 कटिंग टूल्स दिया है और लिस्ट 2 दिया है उसका एप्लीकेशन दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले दिया है ट्रिपैनिंग टूल, साइड मिलिंग कटर, हॉप कटर, अब्रेसिव स्ट्रिक्स। तो इन्होंने कहा है फॉर सरफेस फिनिशिंग बाय हॉर्निंग। तो हॉर्निंग के द्वारा सरफेस फिनिशिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? देखिए हॉर्निंग में जो होता है इस प्रकार के अब्रेसिव स्टिक्स होती हैं। ठीक, छोटी छोटी अब्रेसिव स्टिक्स होती हैं जिसके द्वारा हम लोग हॉर्निंग ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं। तो जो सरफेस फिनिशिंग बाय हॉर्निंग, इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध अब्रेसिव स्टिक से हो जाएगा। तो डी के लिए क्या हो जाएगा? डी के लिए हो जाएगा 1। तो डी के लिए 1 किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है और साथ में डी में दिया हुआ है। बी में दिया हुआ है और किस में दिया हुआ है? साथ में डी में दिया। तो बी और डी में से हमारा कोई एक ना कोई एक आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है फॉर मशीनिंग गियर्स। तो मैंने आपको बताया था कि गियर की मशीनिंग किससे की जाती है? हॉब से की जाती है। किससे की जाती है? हॉब की सहायता से की जा सकती है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? सी के लिए जो आंसर हो जाएगा, सी के लिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सी के लिए 2 किस में दिया हो? बी में दिया हो। तो बी ही हमारा आंसर है क्योंकि इसमें तो दिया नहीं है। तीसरा दिया है फॉर कटिंग कीवेज इन साफ्ट। साफ्ट में कीवेज काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो साफ्ट में कीवेज काटने के लिए हम लोग साइड मिलिंग कटर का यूज़ करते हैं। तो बी के लिए क्या हो जाएगा? 3। तो बी के लिए 3 दिया हुआ है। ट्रिपैनिंग टूल फॉर ड्रिलिंग लार्ज डायमीटर होल, लार्ज डायमीटर होल्स के लिए ट्रिपैनिंग टूल का यूज़ किया जाता है। तो पहले मैं बता देता हूँ ट्रिपैनिंग होती क्या है। जब हमको बहुत बड़े होल्स काटने होते हैं, समझ से किसी सीट में हमको बहुत बड़ा होल काटना होता है, तो अगर हम ड्रिलिंग की सहायता से काटेंगे तो क्या, तो बहुत अधिक समय लगेगा, उतने बड़े होल को नहीं काट पाएगा। तो क्या करते हैं कि जैसे ड्रिलिंग पूरा होल काटता, ट्रिपैनिंग में क्या कहते हैं? ट्रिपैनिंग टूल होता है जो ऐसे कंटिन्यूसली इस प्रकार से जो भी हमको कंटूर काटना होता है, जो भी होल काटना होता है उसको ऐसे कंटिन्यूसली काटता चला जाता है और हमको जो होल प्राप्त होता है वो हमको इस प्रकार से होल प्राप्त होता है। मतलब ड्रिलिंग क्या है? ड्रिलिंग में एक ही जगह ड्रिल बिट रह करके पूरे होल को एक बार काट कर दूसरे थ्रू आउट बाहर निकल जाती है। जबकि ट्रिपैनिंग में क्या होता है? ट्रिपैनिंग में ट्रिपैनिंग टूल लगातार उस कंटूर को काटता जाता है और हमको जो भी कंटूर का प्राप्त करना है या फिर जो भी प्रोफाइल का प्राप्त होती है वो हमको आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो ट्रिपैनिंग क्या होता है? ट्रिपैनिंग ऑपरेशन किसी लार्ज होल के डायमीटर को बनाने के लिए हम लोग ट्रिपैनिंग ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द स्पिंडल स्पीड रेंज इन अ जनरल पर्पस रेत इज डिवाइडेड इनटू स्टेप्स विच अप्रॉक्सीमेटली फॉलो। देखिए इन्होंने कहा है कि जब जो जर्नल पर्पस लेथ होती है उसमें जो स्पिंडल की भिन्न भिन्न स्पीडें होती हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होती हैं। तो देखिए मोस्टली जब भी हम लोग किसी चीज़ की डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो अलग भिन्न भिन्न स्पीड जो होती हैं वो हमेशा एक दूसरे से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में के फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। मतलब उन सब का एक क्या होता है? उनका कॉमन मल्टीप्लायर होता है। सपोज मान लीजिए R, तो उसी के टर्म में लगातार एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंडीशन जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं किसी शाफ्ट की स्पीड को तो किससे ऐड करते हैं? उन सभी को ज्योमेट्रिक मीन की सहायता से एक दूसरे से अटैच किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा स्पिंडल है उसकी पहली स्पीड n1 है तो दूसरी स्पीड जो n2 होगी वो इसकी r टाइम ऑफ n1 हो जाएगी और जो तीसरी स्पीड n3 हो जाएगी वो हो जाएगी r इंटू n1 हो जाएगी। मतलब इसी क्रम में लगातार बढ़ती चली जाएगी या दूसरे टर्म में कह सकते r इंटू n2 हो जाएगी। मतलब इन सभी का एक कॉमन मल्टीप्लायर होगा जो हर स्पीड के साथ लगातार उसमें ऐड होता जाएगा। ठीक, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा जब भी किसी भी स्पिंडल की स्पीड हो जाती है, लेथ की स्पीड होती है, वो हमेशा एक दूसरे से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने
कि द इंडेक्सिंग ऑफ द टरेट इन अ सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ इज डन बाय, मतलब जो सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ होती है उसमें इस इंडेक्सिंग किसकी सहायता से की जाती है। ठीक, तो देखिए जो इंडेक्सिंग होती क्या, इंडेक्सिंग मतलब होता है जैसे हमारे पास जो टरेट होता है, टरेट मतलब क्या होता है, इस प्रकार का टरेट होता है हेक्सागोनल, इसके हम लोग अलग, इधर अलग टूल लगा होता है, इधर अलग टूल लगा होता है, इधर अलग टूल लगा होता है, हर सभी तरफ अलग अलग टूल लगे होते हैं। तो जब ये एक अपना स्ट्रोक कंप्लीट करके वापस जाता है तो जब अंत में पहुंचता है तो ये टरेट अपने आप एक 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 मतलब 60 डिग्री घूम जाता है। 60 डिग्री मतलब एक टूल के बाद दूसरा टूल, ये वाला टूल सामने आ जाता है, ये वाला टूल इधर आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो जाता है इसको इंडेक्सिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इंडेक्सिंग कहा जाता है। गियर्स के लिए इंडेक्सिंग अलग चीज़ होती है, जबकि ये टरेट के लिए जो इंडेक्सिंग है वो यही कहलाती है कि जब टरेट क्या है एक स्ट्रोक अपना कंप्लीट करके, एक टूल ऑपरेशन कंप्लीट करके वापस आ जाता है तो टरेट अपने स्थान पे 60 डिग्री घूम जाता है, या ये कहें कि अब नेक्स्ट टूल की तरह नेक्स्ट टूल को आगे करता है और दूसरा जो पहला टूल है उसको दूसरे पीछे कर देता है। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है इसको इंडेक्सिंग कहा जाता है। इस इंडेक्सिंग कैसे किया जाता है, इस इंडेक्सिंग को करने के लिए रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म। ये आप याद रख लीजिए, कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल नेक्स्ट टू द डायमंड। इन्होंने कहा डायमंड के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग टूल मटेरियल सबसे हार्ड होता है। तो अगर देखिएगा हम लोग डायमंड सहित बात करें तो जो सबसे अधिक हार्डेस्ट मटेरियल क्या होता है, डायमंड होता है, तो सभी को पता है। लेकिन जो डायमंड की समस्या क्या है कि ये नेचुरल होता है और उसको अगर हम नेचुरल फॉर्म में यूज़ करें तो कभी टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसको कट करके सामान्य रूप में कन्वर्ट करना काफ़ी कठिन होता है। तो इसीलिए एक हम लोग आर्टिफिशियल मटेरियल अपनी तरह से बनाए होते हैं जिसको कहा जाता है, जिसे कहा गया है क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड कहा जाता है। ये जो क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड है ये भी हार्ड होता है लेकिन डायमंड से थोड़ा सा कम हार्ड होता है। ठीक है, ये मतलब अगर पूछा जाए सबसे आज जो आर्टिफिशियल मटेरियल में सब मतलब मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे मटेरियल्स में सबसे अधिक हार्ड कौन सा है, तो मनुष्य द्वारा बनाए गए मटेरियल में सबसे अधिक हार्ड जो है वो क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड है। क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड के बाद जो हार्ड मटेरियल होता है जो तीसरे नंबर पर होता है वो है सिलिकॉन कार्बाइड, फिर इसके बाद चौथा सीमेंटेड कार्बाइड और आखिरी में सिरेमिक्स। तो अगर हम लोग टूल के हार्डनेस ऑफ द टूल मटेरियल के क्रम में रखें तो जो हार्डेस्ट टूल मटेरियल हो डायमंड, फिर क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, फिर सिलिकॉन सीमेंटेड कार्बाइड और आखिरी में सिरेमिक्स। तो इस क्रम में हम लोग इसको रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन जो पूछा गया है इन्होंने ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल नेक्स्ट ओनली टू डायमंड। डायमंड के बाद जो सबसे हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल वो कौन सा है, तो वो मटेरियल है क्या है, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 31.8 इन्होंने कहा एक 31.8 mm HH ड्रिल है, मतलब ड्रिल का जो डायमीटर है वो 31.8 mm है। ठीक, इज यूज टू ड्रिल अ होल इन द कास्ट आयरन ब्लॉक ऑफ 100 mm थिक। एक कास्ट आयरन का ब्लॉक है जिसका 100 mm मोटा है, उसमें हमको होल ड्रिल करना है इस ड्रिल की सहायता से। कटिंग स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर मिनट दिया है। फीड जो दिया है वो 0.3 mm पर रिवॉल्यूशन दिया है। इफ़ द ओवर ट्रैवल ऑफ द ड्रिल इज़ 4 mm। ओवर ट्रैवल मतलब जब हम लोग ड्रिल को जो होल है उसको ड्रिल करने के बाद तुरंत तो ड्रिल होती नहीं है, उसके बाद थोड़ा ड्रिल को अधिक ड्रिल करना पड़ता है, मतलब थोड़ा लेंथ अधिक रखना पड़ता है। जो अधिक लेंथ रखा जाता है उसको ओवर ट्रैवल कहा जाता है। तो जो ओवर ट्रैवल है वो कितना है, 4 mm है। एंड द अप्रोच इज 9 mm। जो अप्रोच मतलब ड्रिल को उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए जो दूरी तय करनी पड़ी है वो 9 mm है, तो ये भी हम एक्स्ट्रा है। तो ठीक, तो इन्होंने पूछा इन सब को ध्यान में रख दिया। तो टाइम रिक्वायर्ड टू ड्रिल द होल, तो होल को ड्रिल करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि इस सवाल को कैसे निकालेंगे। तो इस सवाल को निकालने का सबसे देखिए जो ड्रिलिंग टाइम होता है, ड्रिलिंग टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है ड्रिलिंग टाइम का वो होता है टोटल लेंथ कितनी है साथ में फीड इनटू कितना RPM है, क्या है,
फीड इंटू RPM। तो फीड तो ये अपन दिया हुआ है, तो मतलब टाइम इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एफ अपॉन एन। तो फीड इन्होंने दिया हुआ है। लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 100 mm थिक तो सबसे पहले आपका कास्ट आयरन है, साथ में 4 mm आपको ड्रिल को ओवर ट्रैवल करना है और 9 mm उसका अप्रोच है। तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 + 4 + 9 कितना हो जाएगी, 113। तो जो लेंथ हो जाएगी L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130 mm हो जाएगी टोटल लेंथ। अब हमको चाहिए सिर्फ RPM N की वैल्यू चाहिए। तो देखिए RPM एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो कटिंग स्पीड होती है, कटिंग स्पीड V, उसका फार्मूला होता है पाई इंटू डी इंटू एन बाई 60। मतलब n क्या है, RPM है, n क्या है अपना RPM है। तो इसमें हम लोग रखेंगे तो कटिंग वेलोसिटी कितने दिया है, 20 दिया है, इंटू पाई इंटू डी कितना दिया, 31.8 दिया है, ठीक, इंटू n हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय 60, डिवाइडेड बाय कितना दिया है, 60। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, इससे क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। फिर इस n की वैल्यू को उठा करके हमको किस में रखना है, इसको हमको उठा करके रखना है जो टाइम का फार्मूला है, टाइम का फार्मूला वो क्या है, इतना है L डिवाइडेड बाय एफ इंटू एन। तो n की वैल्यू हमने वहाँ से निकाल ली है, f की वैल्यू 0.3 दे रखी है और n की वैल्यू जो दे रखी है, L की वैल्यू है वो हमने कितना बता दिया है, 113 mm है, ठीक। तो जो टोटल हो गया इस तरह से हम लोग टाइम की वैल्यू, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी 112.8, कितना हो जाएगा, 112.8 सेकेंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 112.8 सेकेंड। अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट 53 सेकेंड, कितना हो जाएगा, 1 मिनट 53 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट 53 सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी, ठीक। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। यदि आपको इसके पहले के लेक्चर्स देखना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF, इन क्वेश्चंस की PDF का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आप, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स को भी काफ़ी मतलब शॉर्ट में पढ़ा दिया है ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने बढ़िया से पढ़ाया है। तो उन पॉइंट्स को भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। साथ में क्वेश्चन बैंक का भी लिंक है, वहाँ से आपको कई स्थानों क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार का डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, आपकी क्वेरी हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।